afternoon, dear students. Student, this is the last part of chapter 10, okay? And the heading is JAT, okay? Students, इससे पहले जस्ट हम लोगों ने सिखों के बारे में जस्ट पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। और सीजिंग इंडिपेंडेंस में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मराठा के बारे में पढ़ चुके हैं, सिख के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। सीजिंग इंडिपेंडेंस में क्या क्या हेडिंग आ रही है, द सिख आ रहे हैं, मराठा आ रहे हैं और जाट आ रहे हैं। और इससे पहले वतन जागीर राजपूतों में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। और जस्ट उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, ठीक है। यही 3 पार्ट्स में हम पूरे मुगलों को डिवाइड किए हुए थे। जब हम औरंगजेब के टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पर 3 पार्ट्स डिवाइड किए थे। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, यानी औरंगजेब के बाद 3 ऐसे मुगल प्रोविंसेस थे जो मुगलों से अपने आप को फ्री कर लिए थे। मुगल जो एम्पायर था उससे अपने आप को फ्री कर लिए थे। हालांकि थे वो मुगलों के पार्ट ही और मुगलों की सत्ता को स्वीकार भी करते थे, इसीलिए उनको ओल्ड मुगल प्रोविंसेस कहा गया। जिसमें आपने हैदराबाद, अवध और बंगाल का नाम पढ़ा। इसके बाद फिर वतन जागीर में आपने ये पढ़ा कि कुछ ऐसे स्टेट रहे जिनको स्वतंत्र रूप से फ्री कर दिया गया मुगलों के द्वारा ही। और वो मुगल औरंगजेब नहीं थे, औरंगजेब के जस्ट बाद वाले मुगल्स थे, लेटर मुगल्स थे, जो उतने पावरफुल शासक नहीं रहे, ठीक है। और इसी के बाद फिर आप लोग देखते हैं सीजिंग इंडिपेंडेंस में। जो सीजिंग इंडिपेंडेंस का मतलब आप सीधे ऐसे समझ लीजिए कि ये जो किंगडम रहे, जो ये डायनेस्टी रही, इन्होंने लड़कर छीन कर अपने मतलब इन बड़े आसानी से इनको सत्ता नहीं मिली। इन्होंने लड़ाई किया, अपने हक के लिए लड़ाई किया, ठीक है ना, युद्ध किया। और उसके बाद इन्होंने मुगलों से हो या अदर किसी डायनेस्टीज से हो, इन्होंने युद्ध करके छीन कर लिया। तो उसमें नाम आता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें हम मराठा का नाम लेते हैं, है ना, और सिखों का नाम लेते हैं। और अब लास्ट में आपके सामने जो दिया गया है वो जाट है। जाट के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जाट को मैं बता दूं आपको मैप में, थोड़ा सा आप लोग मैप में पहले ये देख लीजिए कि जाट वाला प्लेस है कहाँ, है ना। तो बुक के जस्ट स्टार्टिंग में ही एक जो इंडिया का मैप आया था, वहीं पर हम लोगों ने जाटों के बारे में स्टार्टिंग में समझा था, ठीक है। उसी मैप को थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट मैप है, और इस फर्स्ट मैप को आप ध्यान से देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो किस प्लेस में है। तो देखिए जाट ये हैं आपके, ठीक है ना। जाट का जो प्लेस है आपका वो ये प्लेस है, ये इतना प्लेस जाटों का है, ठीक है। याद रखिएगा ये इस समय प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, राजस्थान में है। देखिए ये जो पूरा एरिया है ये राजस्थान का ही पार्ट है, और ये राजस्थान में ही आता है ये पार्ट, ठीक है। और देखिए भरतपुर दिया गया है, ठीक है ना। तो भरतपुर ही क्या रहेगा, जाटों का सेंटर रहेगा। जाटों का जो अगर सेंटर रहेगा, सेंटर की बात करें तो भरतपुर ही रहेगा, ठीक है। और भरतपुर इस समय है कहाँ, तो भरतपुर आपका राजस्थान में है। ईस्टर्न राजस्थान कहते हैं, राजस्थान का जो पूर्वी भाग है। कहते हैं कि अगर राजस्थान में जाने का जो रास्ता है, भारत में अगर राजस्थान जाना है तो आपको उसके ईस्टर्न पार्ट से होके जाना पड़ेगा, और वो प्लेस है आपका भरतपुर, ठीक है। तो भरतपुर की जो लोकेशन है वो आप समझिए, जो आपकी बुक में दिया गया है। मैं बार बार जब बोलूँगा ना तो आपको समझ में कम आएगा। देखिएगा भरतपुर कहाँ पे है, भरतपुर आपके दिल्ली है ना। तो देखिए दिल्ली, जो दिल्ली है और ये आपका इधर उत्तर प्रदेश है ना। तो दिल्ली और इसके कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि इसके साउथ में पड़ रहा है। यूपी के कहाँ पड़ रहा है, आपके वेस्ट में पड़ रहा है, यूपी के वेस्ट में पड़ रहा है ना। और दिल्ली के भी वेस्ट या साउथ दोनों जगह में भी आपका पड़ रहा है, ठीक है ना। वेस्ट में भी पड़ रहा है और साउथ में भी पड़ रहा है। इसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की तरफ से ईस्ट में पड़ रहा है। राजस्थान की तरफ से कहाँ पड़ रहा है, ईस्ट में, क्योंकि इधर अब क्या होता है, इधर ईस्ट होता है, ऊपर क्या होता है, सॉरी एक मिनट देखेंगे। देखिए अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन ईस्ट का हो गया, ये आपका पोर्शन वेस्ट का हो गया, ऊपर वाला पोर्शन आपका नॉर्थ का हो गया, है ना। और नीचे वाला पोर्शन आपका किसका हो गया, साउथ का हो गया। तो ये नॉर्थ का हो गया और ये साउथ का हो गया, ठीक है। तो देखिए समझिएगा भरतपुर की लोकेशन समझिए। भरतपुर की लोकेशन जब बताना होगा तो हम बोलेंगे ईस्टर्न राजस्थान। तो जब ईस्टर्न राजस्थान बोलेंगे तो राजस्थान तो ये है, तो राजस्थान का ईस्ट पार्ट क्या है, ईस्ट तो इधर है ना। राजस्थान का ईस्ट ये है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर हम बोलेंगे आपसे कि दिल्ली, और हम बोलेंगे यूपी के वेस्ट में है, तो उत्तर प्रदेश आपका ये है, तो इसका वेस्ट कहाँ पड़ेगा, इधर वेस्ट पड़ेगा। इधर क्या है आपका वेस्ट है, तो इधर आपका वेस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। फिर हम बोलेंगे आपसे जस्ट ऊपर साउथ में किसके है, तो दिल्ली के आप देख लीजिए साउथ में है, साउथ में यानी दक्षिणी वाले भाग में है, ठीक है। और
इस तरह से आप भरतपुर की लोकेशन को समझिए। प्रेजेंट डे में अगर आपसे कोई पूछे कि भरतपुर कहाँ पे है, तो आपका भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में ही है, ईस्टर्न राजस्थान में, यानी राजस्थान के पूर्वी भाग में है। ठीक है, जस्ट यहीं पर देखिए, जस्ट इससे से लगा हुआ जयपुर है ना। ऊपर आप देख लीजिए पानीपत, हरियाणा वाला प्लेस, जो पानीपत मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में है। ठीक है, जस्ट भरतपुर के जस्ट पास में देख लीजिए आप आगरा, है ना। अभी इन्हीं सभी नामों का जिक्र करेंगे हम, इसलिए हम आपको बता दें कि देख लीजिए आगरा, यानी जाटों का जो प्रभाव रहा, जाटों का प्रभाव केवल यहाँ पर भरतपुर में ही नहीं रहा, आगरा में भी रहा। क्यों? क्योंकि आगरा देख लीजिए पास में ही है ना। और इस तरह से दिल्ली में भी रहा, दिल्ली के कुछ भाग पर रहा, और जयपुर में भी रहा, लेकिन जो स्पेशल इनका प्लेस था वो भरतपुर ही रहा। ठीक है, आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये मैप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, मैं कई बार मालवा की बात करता हूँ ना, तो ये देखिए मालवा यहाँ पर है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर लीजिए। पूना देखिए, मराठों की कैपिटल यहाँ पर पूना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी हेडिंग पर चलते हैं। ठीक है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, तो आइए जाटों के बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ से जाटों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए जाट समुदाय आया कैसे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा स्टोरी की तरह से इसको समझिएगा। लाइक द अदर स्टेट, जैसे दूसरे स्टेट रहे, चाहे सिखों का स्टेट पंजाब रहा हो, ठीक है, जैसे भी हम लोग देख कर आए हैं, और चाहे मराठा किंगडम रहा हो, है ना। तो उसी तरह से जाटों ने भी क्या किया, कॉन्सोलिडेटेड दियर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। लेट 17th सेंचुरी का मतलब क्या है, यानी कि 1650 से जस्ट आगे की बात कर रहे हैं। लेट 17th सेंचुरी का मतलब है कि 1650 से आगे की बात चल रही है, और 18th सेंचुरी का मतलब ये है कि 1799 के जस्ट पहले, इनके बीच में हमें जाटों का जो साम्राज्य है वो देखने के लिए मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले जाटों में कौन से एक ऐसे लीडर रहे जिन्होंने जाटों के बारे में, जाटों की अगर फाउंडेशन किसने रखा, तो उनका नाम आता है चूरामन। ठीक है ना, चूरामन का नाम याद रखिएगा। अंडर दियर लीडर चूरामन दे एक्वायर्ड द कंट्रोल ओवर टेरिटरीज सिचुएटेड द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। ये देखिए दिल्ली के कहाँ पर है, वेस्ट में जो शहर बसा वो जाटों के लिए बसा। एंड बाय द 1780s है ना, दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन। इन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर भी क्या किया, अपना कब्जा डोमिनेट करना शुरू कर दिया। बिटवीन टू इम्पीरियल सिटीज, दो जो इम्पीरियल मतलब जो राजशाही शहर थे उस समय के, जैसे दिल्ली और आगरा, है ना, दिल्ली और आगरा, तो इनके बीच वाले जो दो शहर है ना, इनके बीच इनका बहुत बड़ा वर्चस्व देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया है। ठीक है ना, कि जहाँ पर आगरा है वहीं भरतपुर है, जस्ट ऊपर दिल्ली है। ठीक है ना, तो दिल्ली और आगरा के बीच में क्या पड़ रहा है, भरतपुर। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इधर भी जो साइड में दिया गया है ना आपकी बुक में, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, द पावर ऑफ जाट रीच्ड जेनिथ अंडर द सूरजमल। अब देखिए सूरजमल कौन है, आपके दिमाग में ये आ रहा हो, ध्यान दीजिए। पहले शासक जो रहे जाटों के वो चूरामन रहे, याद करते जाइएगा। चूरामन के बाद किसका नाम आता है, बदन सिंह का नाम आता है। किसका नाम आता है, बदन सिंह। बदन सिंह के बाद सूरजमल आते हैं। बदन सिंह के बाद कौन से राजा आते हैं, सूरजमल। तो ये आप लोग थोड़ा सा क्रोनोलाइज करते रहिएगा, मतलब इसको लाइन से याद रखिएगा कि चूरामन पहले जाटों के राजा रहे, इन्होंने कुछ विस्तार किया होगा, इसके बाद उनका जो बचा कुचा काम रहा बदन सिंह ने, और सबसे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहे वो सूरजमल रहे। ठीक है ना, सूरजमल ही एक ऐसे शासक रहे जिनके समय में जाटों ने सबसे ज़्यादा विस्तार किया, सबसे ज़्यादा युद्ध किए और विस्तार किया अपने क्षेत्र का। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं कि सूरजमल ने और क्या क्या किया। ठीक है ना, तो कॉन्सोलिडेटेड द जाट स्टेट बनाने की कोशिश की एट भरतपुर। भरतपुर इनका एक मेन सेंटर रहा। अब देखिए भरतपुर कहाँ है, इन प्रेजेंट डे राजस्थान, है ना, दिया है ना। अच्छा, सूरजमल का शासन कब से कब तक रहा, 1756 से 1763 तक। तो ये क्या बोला जाएगा, 18th सेंचुरी बोला जाएगा। ठीक है ना, 18th सेंचुरी में कौन सी डेट में, 1756 से 1763, याद रखिएगा 1756 to 1763 सूरजमल, क्योंकि सूरजमल इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर में से एक हैं, और फाउंडर में चूरामन। फिर उसके बाद है द एरिया अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल सूरजमल ब्रॉडली इंक्लूडेड द पार्ट्स ऑफ मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान। इन्होंने मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान के बहुत सारे पार्ट को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। एंड साउथर्न हरियाणा, हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, साउथर्न हरियाणा मैं बात कर रहा हूँ। देखिए भरतपुर मान लीजिए यहाँ पर है, हरियाणा जस्ट इसके ऊपर है ना, तो हरियाणा का जो साउथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भरतपुर ने अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, इसके ये आपका भरतपुर है, ये आपका भरतपुर है, तो हरियाणा वाला पार्ट कब्जे में कर लिया। ठीक है, एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जो ये वेस्टर्न पार्ट है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश यहाँ तक है, लेकिन उसका वेस्टर्न पार्ट पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, और इसके बाद क्या किया,
हाँ, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, दिल्ली पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना विस्तार किया, ठीक ना। भरतपुर बस में ही सीमित नहीं रहे, हरियाणा के साउथ में भी दक्षिणी भाग जो रहा उसका, उस पर भी कब्जा कर लिया, दिल्ली के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। इन्हीं सब के बीच में तो भरतपुर बसा हुआ है ना। आज जरूर हम कह सकते हैं कि वो राजस्थान में है, लेकिन पहले तो एक एरिया ही था। अच्छा, अब सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात ये करते हैं कि सूरजमल ने बहुत सारे फोर्ट और पैलेसेस बनवाए, बहुत सारे फोर्ट और पैलेसेस बनवाए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर जो पैलेसेस पूछा जाता है वो नाम आता है लोहागढ़ का। किसका नाम आता है? लोहागढ़। लोहागढ़ का जो फोर्ट है, याद रखिएगा, कभी कभी राजस्थान जाइएगा तो भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट देख कर आइएगा, ठीक है ना। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, वहाँ पर फील लगेगा कि कितना मजबूती के साथ इन्होंने बनाया था, युद्ध करके, है ना, लड़ाई करके। सूरजमल बिल्ट अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस एंड द फेमस लोहागढ़ फोर्ट इन द भरतपुर इज द रिगार्डेड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट, सबसे मजबूत फोर्टों में से एक माना जाता है, इसलिए इसका नाम लोहागढ़ पड़ा है। सबसे मतलब इसको कोई जीत नहीं सका, ठीक है ना, इसको कोई तोड़ नहीं सका। बिल्ट इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, आइए थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, चूड़ामन तक हम लोग चूड़ामन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, चूड़ामन का 1680 तक। एंड दे बिगेन डोमिनेटिंग द रीजन, है ना, टू इम्पेल सिटी दिल्ली एंड आगरा के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे। एंड द बिकेम द वर्चुअल कस्टडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। तो ये जो कस्टडियंस वर्ड आया है आगरा, ये सूरजमल के समय पे ही हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद याद रखिएगा, सबसे पहले शासक जो फर्स्ट रहे वो चूड़ामन रहे, चूड़ामन के बाद बदन सिंह, बदन सिंह के बाद सूरजमल का नाम आता है। सूरजमल के संबंध में आपको याद रखना पड़ेगा कि सूरजमल का जो शासन रहा, फिर से मैं याद करा दूँ आपको, 1756 से कहाँ तक रहा? 1763 तक। इसको याद करते जाइए, नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, ठीक है ना, अंडरलाइन करते जाइए। अच्छा, सूरजमल ने क्या क्या काम किया? तो आपका सबसे पहला अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सूरजमल, या कह सकते हैं कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा सूरजमल के समय में, तो आप कहेंगे कि भरतपुर में जाटों को कॉन्सोलिडेट करने का काम किसने किया? सूरजमल ने किया। कॉन्सोलिडेट का मतलब है संगठन बनाने का। तो भरतपुर में आप कह सकते हैं कि भरतपुर में जाटों को एकत्रित करने का काम, जाट संगठन मजबूत करने का काम किसने किया? तो किसने किया? सूरजमल ने किया। तो आप कह सकते हैं कि सूरजमल कॉन्सोलिडेटेड द, है ना, आप कह सकते हैं जाट एट भरतपुर, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट में अगर आपसे पूछा जाए कि और सूरजमल ने क्या किया, तो आप कह सकते हैं कि सूरजमल ने भरतपुर ही नहीं कि साथ ही ईस्टर्न राजस्थान, यानी राजस्थान का पूर्वी भाग, ईस्टर्न राजस्थान, और साउथर्न हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक भी अपना पूरा कब्जा किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और एक फेमस इन्होंने पैलेस कौन सा बनवाया? तो आप बोलेंगे इनका जो फेमस पैलेस है बहुत सारे, है ना, ही बिल्ट मैनी फोर्ट एंड पैलेसेस, है ना, एट भरतपुर। एंड द फेमस पैलेसेस इज नॉन एज द लोहागढ़ फोर्ट, है ना, एट भरतपुर इज द फेमस, है ना, दैट वर नॉट डिफीटेड बाय एनी फोर्ट। आप कह सकते हैं कि किसी भी किले द्वारा, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी किले द्वारा, आप कह सकते हैं कि किसी भी किले से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फोर्ट रहा वो लोहागढ़ रहा, ठीक है ना। और इसके अलावा पानीपत और बल्लभगढ़, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, कि जिस समय सूरजमल रहे उस समय एक हरियाणा का प्लेस कौन सा है? पानीपत। तो पानीपत पर भी किसका कब्जा था उस समय? जाटों का, ठीक है ना। और बल्लभगढ़, ठीक है, ये दोनों प्लेस ऐसे रहे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहे एग्रीकल्चर की दृष्टि से, यानी जाटों को अगर सबसे ज़्यादा खेती में फायदा हुआ, एग्रीकल्चर में, कि किसान यहाँ के सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ रहे, तो भाई जाटों में पानीपत और बल्लभगढ़, दो ऐसे प्लेस थे जाटों के जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस रहे। यही चीज़ इसमें हमें पढ़नी थी। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, आप लोग उसको याद रखिएगा, बिल्कुल से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, द जाट वर द प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़। ये देखिए, जाट सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस, समृद्ध कहाँ थे, इनकी खेती सबसे ज़्यादा समृद्ध कहाँ थी? तो नाम आएगा पानीपत का नाम आएगा, फिर भरतपुर का नाम नहीं आएगा, है ना। फोर्ट और पैलेसेस में नाम आएगा भरतपुर का, कॉन्सोलिडेशन में नाम आएगा भरतपुर का, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो पानीपत का नाम आएगा, बल्लभगढ़ का नाम आएगा। यहाँ पर भी तो जाटों का कब्जा था ना। बिकेम द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, ये सबसे ज़्यादा व्यापारिक सेंटर के रूप में भी जाने गए, सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता था। एंड द एरियाज डोमिनेटेड बाय देम, जिन पर इनका शासन होता था। अंडर द सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्ग स्टेट। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट अगर पूछा जाए किसके समय में रहा, किस जाट शासक में, तो सूरजमल में। द नादिर शाह, अच्छा देखिए, नादिर शाह जिस समय आक्रमण किया था इन दिल्ली 1739, तो युद्ध होता है, बहुत सारे लोग जिस समय, उस समय दिल्ली पर आप देखते हैं लेटर मुगल्स में, आप मोहम्मद शाह रंगीला का शासन रहा उस समय, है ना। बहुत सारे ऐसे शासक रहे जो
डर के मारे वहाँ से भागे, है ना, और डर कर किधर की ओर भागे, जहाँ पर जाटों का समुदाय था, दिल्ली से भागकर कहाँ है गया, जिधर से आ रहा है नादिर शाह किधर से आया था, नादिर शाह आया था आपका वेस्ट और नॉर्थ से, है ना, नॉर्थन वेस्टर्न से नादिर शाह आया था, ठीक है। और तो जब जब उसने दिल्ली को लूटा अच्छी तरह से, दिल्ली को आतंक मचाया उसने, तो यहाँ के जितने भी लोग व्यापारी लोग थे सब किसकी ओर भागे थे, जाटों की तरफ भागे थे, जहाँ पर जाटों का शासन था, ठीक है। हालांकि इस युद्ध के बाद आप देखते हैं कि सूरजमल की डेथ हो जाती है, सूरजमल मर जाते हैं, और इसी का बदला लेने के लिए उनके जो पुत्र होते हैं, तो सूरजमल के बेटे का नाम भी याद कर लीजिए, ये दिया है यहाँ पर जवाहिर शाह। सूरजमल के बेटे का नाम क्या था, जवाहिर शाह ने क्या किया, व्हेन द नादिर शाह सैक्ड दिल्ली इन 1739 मैनी ऑफ द सिटीज नॉट एबल टू रिफ्यूज देयर, है ना, हिज सन जवाहिर शाह, उसके बेटे ने क्या किया, जिस समय पर सब लोग उनसे लड़ना बंद कर दिया, उसके बेटे ने बदला लेने के लिए क्या किया, 30,000 ट्रूप्स, 30,000 सैनिकों, अपनी खुद की, उसके पास 30,000 सैनिक थे, इसके अलावा कुछ क्या किया, हायर किया उसने कुछ अनदर 20,000 मराठों से मदद मांगी, मराठों सैनिकों से, और 15,000 सिखों से मदद मांगकर मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना। वेल द भरतपुर फोर्ट वाज बिल्ट इन अ फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल एट डिग। अच्छा, अब भरतपुर फोर्ट के बारे में बात कर लीजिए। भरतपुर फोर्ट बना किस स्टाइल में, भरतपुर फोर्ट हमेशा देखिए, ध्यान दीजिए, आर्किटेक्चर की बात हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि भरतपुर जो फोर्ट बने हैं वाज बिल्ट इन अ फेयरली, सबसे सुंदर स्टाइल में और पुरानी परंपरागत स्टाइल में बने हैं। लेकिन जो वहाँ डिग है, डिग क्या है, डिग मतलब गड्ढा नहीं, डिग का मतलब वहाँ पर एक प्लेस है, ठीक है ना, जैसे भरतपुर में एक प्लेस है डिग, ठीक है ना, राजस्थान में भरतपुर में एक डिग एक प्लेस है जहाँ पर जाट्स बिल्ट एन एलोबरेट गार्डन पैलेस। वहाँ पर डिग में क्या बना है, डिग में एक बहुत गार्डन पैलेस है जो कि फेमस है, गार्डन पैलेस क्या है वहाँ का, फेमस है, एंड कंबाइनिंग स्टाइल ऑफ सीन। और वहाँ पर जो डिग में जो बनाया गया गार्डन बनाया गया, तो जो वहाँ पर फोर्ट बनाया गया वो किस स्टाइल में बनाया गया, तो ध्यान दीजिएगा, वो स्टाइल थी आमेर। आमेर का राजा सवाई राजा जयसिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा, आमेर के बारे में, ठीक है ना। आमेर और आगरा, तो देखिए आगरा में कौन थे, मुगल थे, आगरा में मुगलों का शासन था, और आमेर में राजपूतों का शासन था। तो राजपूतों का शासन आमेर में, और आगरा में किसका शासन, मुगलों का। इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, भरतपुर, यानी डिग, डिग वाला प्लेस पड़ता है, यानी कि जहाँ पर जाट समुदाय थे। तो इस डिग में राजपूतों की जो स्टाइल दिखती है, यानी आमेर वाली स्टाइल भी दिखती है। आमेर में बहुत सारे किले बने हुए हैं ना, वहाँ भी आर्किटेक्चर बना हुआ है, आमेर का किला बहुत फेमस है, ठीक है ना, तो उसकी स्टाइल देखने के लिए मिलती है। साथ ही आगरा में जो बने किले हैं, यानी मुगल के काल में, वो दोनों स्टाइल डिग में देखने के लिए मिलती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें दो स्टाइल आपको देखते हैं, कंबाइनिंग स्टाइल सीन है द आमेर एंड द आगरा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आमेर कहाँ पर है, आमेर आपका राजस्थान में, यानी ये राजस्थान, यहाँ पर आमेर, यहाँ पर आपका आमेर, ठीक है, और यहाँ पर आपका आगरा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, डिग। तो दोनों का स्टाइल यहाँ पर जाटों ने जो बिल्डिंग बनवाई, इसमें दोनों में स्टाइल आपको देखने के लिए मिलती है। इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म द फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर द शाहजहां। और ऐसा जो आर्किटेक्चर बना था वो हमें कहाँ देखने के लिए मिला था, शाहजहां के समय में देखने के लिए मिला था। वैसा ही यहाँ पर जाटों के समय में देखने के लिए मिलता है। देखिए आपकी बुक में पिक्चर में दिया गया है, ये देखिए, ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस स्टाइल की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 18th सेंचुरी पैलेसेस कॉम्प्लेक्स एट डिग नोट बांग्ला डोम। इसको किस नाम से जाना गया है बेटा, बांग्ला डोम। अंदर नोट कर लीजिए कि बांग्ला डोम क्या है, तो आप बोलेंगे कि बांग्ला डोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच स्टाइल, आमेर का भी स्टाइल है इस पर, और आगरा का, यानी मुगलों का भी और राजपूतों का दोनों स्टाइल, यानी बांग्ला डोम फेमस था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और हम लोग ये क्लास 7th का हिस्ट्री इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं किसी भी टाइप्स के, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर एक दिन लाइव क्लास लूँगा और उसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मुझसे पूछ लीजिएगा। जिसको जो भी डाउट होगा बुक लेकर आप लोग आएंगे, और मैं भी आपसे एक एक क्वेश्चंस वहाँ पर कमांड लेकर, ठीक है, इसको पूरी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग और याद दिमाग में रख लीजिए कि आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाने हैं, फाइनल एग्जाम में हिस्ट्री से ही पूछे जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी देखिए ज्योग्राफी जो है आपका, जो ज्योग्राफी में बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो आपको 8th में भी मिल जाएंगे, और बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आप बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइंस में भी बहुत सारे पार्ट ज्योग्राफी के दिए रहते हैं। सिविक्स में 1-2 चैप्टर हम लोग सिविक्स में भी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो सिविक्स में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 2-3 चैप्टर हम लोग सिविक्स में भी देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपका जो मोस्टल पार्ट आना है वो हिस्ट्री से ही आएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।